हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम द डोनर एंड ट्रांसफ्यूज टू द रेसिपिएंट। डोनर से हम ब्लड रिसीव करते हैं और जो रेसिपिएंट है उसको हम क्या करते हैं, ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। जनरली जो होता है हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज करते हैं, जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, क्लोटिंग फैक्टर्स है, एल्बुमिन है और प्लाज्मा है। तो कई बार सेपरेटली हम ट्रांसफ्यूज करते होते हैं। फिर है हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है ट्रांसफ्यूजन का। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ट्रांसफ्यूजन का हमारा वो है, सबसे पहले एज। द एज शुड बी बिटवीन 18 टू 60 ईयर्स। 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 60 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेट दैट शुड बी मोर देन 45 केजी। एचबी दैट शुड बी मोर देन 12.5 ग्राम। और लास्ट डोनेशन जो है वो डोनर ने किया हो 17 वीक उसको हो चुके हो लास्ट डोनेशन किए हुए। तो दैट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है, अगर किसी को वायरल हेपेटाइटिस है तो उसको हम एज ए डोनर नहीं लेंगे। वायरल हेपेटाइटिस में जैसे HBsAg है या HCV है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। HIV है, मलेरिया है, लास्ट 3 मंथ्स में मलेरिया की हिस्ट्री है तो उसको भी हम एज ए डोनर कंसिडर नहीं करेंगे। या फिर अल्कोहलिक है या फिर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसको भी हम एज ए डोनर नहीं लेंगे। तो दिस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड दिस इज द रिजेक्शन क्राइटेरिया फॉर द डोनर। फिर हमारे बैग्स आते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए। हमारे दो तरह के बैग्स आते हैं। एक आता है हमारा 350 ml का, एक होता है हमारा 450 ml का। जो 350 ml का होता है उसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है दैट इज 49 ml। और जो 450 ml का होता है उसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है हमारा दैट इज 63 ml। आफ्टर दैट एंटीकोगुलेंट कौन कौन से होते हैं ब्लड बैग के अंदर, एक होता है CPD सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज, एक होता है ACD एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, एक होता है हमारा CPDA सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। ये हमारे एंटीकोगुलेंट्स हैं जो ब्लड बैग के अंदर डाले जाते हैं। फिर हमारा आता है कि हम प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे, ब्लड कंपोनेंट्स को कितने टेम्परेचर पे हमने रखना है और कितने दिन के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें हमारा होल ब्लड आता है। होल ब्लड को हम 2 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे फॉर 21 to 35 डेज के लिए। आरबीसी जो होती है वो 1 to 6 डिग्री सेल्सियस पे 42 डेज के लिए स्टोर की जाती है। जो क्रायोप्रेसिपिटेट होते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होते हैं, ये हीमोफीलिया के पेशेंट्स को दिए जाते हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग। जो क्रायोप्रेसिपिटेट होते हैं वो -18 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करेंगे फॉर 1 ईयर। प्लाज्मा जो है वो -18 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करेंगे 1 ईयर के लिए। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं फॉर 5 डेज के लिए। इसमें एक हमारा आता है एल्बुमिन। जो एल्बुमिन होता है वो हम स्टोर करते होते हैं, एल्बुमिन को स्टोर किया जाता है 5 ईयर्स के लिए। बहुत लंबे टाइम तक हम एल्बुमिन को स्टोर कर सकते हैं। 5 ईयर्स तक जो एल्बुमिन है वो स्टोर करके रखा जा सकता है। जो एल्बुमिन होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन होती है और किसी भी पेशेंट को अगर हाइपोप्रोटीनीमिया है, हाइपो एल्बुमिनीमिया है तो उसको हम क्या करते हैं, एल्बुमिन ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिजर्वेशन के बारे में है कि ब्लड कंपोनेंट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है कि जो हमारे ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जनरली जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, होल ब्लड जो हम पेशेंट को देते हैं, होल ब्लड जो देंगे 350 ml जो होल ब्लड होता है उसको हम बोलते होते हैं 1 यूनिट ऑफ ब्लड। ठीक है, इसको 1 यूनिट बोला जाता है। जो 350 ml हमारा ब्लड होता है तो 1 यूनिट में जनरली पूछते हैं तो 350 ml की जो होती है वो 1 यूनिट होती है। और जब हम 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जो HB होता है वो 1% जो होता है वो इंक्रीज होता है। और जो हिमेटोक्रिट होता है, हिमेटोक्रिट वो 2 to 3% जो है वो इंक्रीज हो जाता है अगर हम 1 यूनिट जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। उसके बाद हमारा इसमें आता है क्रॉस मैचिंग का। क्रॉस मैचिंग, ब्लड अगर हम ट्रांसफ्यूज करेंगे तो पहले हमने कंपैटिबिलिटी देखनी है। क्रॉस मैचिंग करेंगे पहले, उसके बाद ही हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। तो क्रॉस मैचिंग में हम क्या करते होते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे यानी कि RH फैक्टर हम देखते होते हैं और ब्लड ग्रुप देखेंगे कौन सा है।
क्रॉस मैचिंग करके हमने ब्लड ग्रुप चेक कर लिया, RH फैक्टर हमने देख लिया, RH फैक्टर कौन सा है। तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज कूम्स टेस्ट। ये आपने याद रखना है कि कंपैटिबिलिटी देखने के लिए RH कंपैटिबिलिटी जो हम चेक करते हैं उसके लिए कूम्स टेस्ट किया जाता है। बहुत बार पूछते हैं इसको कौन सा टेस्ट होता है, तो कूम्स टेस्ट किया जाता है RH कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो क्रॉस मैचिंग हमने कर ली है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मैचिंग करने के बाद, क्रॉस मैचिंग के बाद हमारा आता है कि हम पेशेंट को ब्लड दे रहे हैं। तो क्रॉस मैचिंग के बाद हम क्या करेंगे, जो ब्लड हम दे रहे हैं उस ब्लड की हमने देने से पहले पेशेंट की यूनिक आईडी चेक करेंगे, पेशेंट का नाम चेक करेंगे, जो ब्लड ग्रुप है वो देखेंगे, पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच करेंगे, RH फैक्टर है वो चेक करेंगे। इसके अलावा हमने एक्सपायरी चेक करनी है कि एक्सपायरी कब की है ब्लड की। उसके बाद हम पेशेंट के वाइटल्स चेक करेंगे, वाइटल्स पेशेंट के नॉर्मल है या नहीं है। अगर पेशेंट को फीवर है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज पेशेंट को नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करते हैं उसका टाइम क्या होता है, 4 आवर्स के अंदर जो होता है हमने जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज करना होता है। 4 आवर्स से ज्यादा जो है हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि पेशेंट को सेप्टिसीमिया होने का रिस्क है वो ज्यादा रहता है। हम ब्लड बैंक से ब्लड लेके आते हैं तो विद इन 30 मिनट्स जो ब्लड है वो हमने ट्रांसफ्यूज कर देना है। ज्यादा टाइम तक हम रूम टेम्परेचर पे उसको नहीं रखेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि हम ब्लड लेके आए और 2 घंटे बाद हम उसको इन्फ्यूज कर रहे हैं पेशेंट को और 2 घंटे तक हम जो ब्लड है वो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है। विद इन 4 आवर हमने जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज कर देना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 18 गोज का हम वेन फ्लो यूज करते हैं, जनरली जो ग्रीन कलर का होता है वो वेन फ्लो यूज किया जाता है। और फ्लश करने के लिए, पेटेंट रखने के लिए हमने नॉर्मल सलाइन यूज करना है। इसके अलावा हम और कोई फ्लूइड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल सलाइन का यूज करेंगे। अगर ब्लड ज्यादा ठंडा है तो ज्यादा ठंडा ब्लड वो पेशेंट को इन्फ्यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा चिल ब्लड पेशेंट को इन्फ्यूज करते हैं तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट को कार्डिक डिसरिदमिया हो सकता है। कार्डिक डिसरिदमिया, एबनॉर्मल रिदम पेशेंट को हो सकती है। तो इसीलिए ज्यादा चिल ब्लड हमने पेशेंट को ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। तो उसके लिए हमारे पास ब्लड वार्मर होना चाहिए। ब्लड वार्मर में ही हम ब्लड को वार्म करके पेशेंट को देंगे टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया। अगर ज्यादा चिल ब्लड हम पेशेंट को देंगे तो पेशेंट हाइपोथर्मिया में भी जा सकता है, पेशेंट को शिवरिंग हो सकती है। तो इसीलिए हमारे पास वार्मर होना चाहिए और वार्मर में ब्लड रख के ही हम पेशेंट को इन्फ्यूज करेंगे विद इन 30 मिनट्स। इसके अलावा हमने ये चेक करना है कि जो हमारा बैग है वो कहीं से लीक तो नहीं है, उसके अंदर कोई क्लॉट तो नहीं है, उसके अंदर कोई एयर बबल तो नहीं है। इन चीजों का हमने ध्यान रखना है बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड। पेशेंट के वाइटल साइंस मोस्ट अर्जेंट है, पेशेंट के वाइटल साइंस आपने चेक करने हैं, उसके बाद ही जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो हमने स्टार्ट करना है। उसके बाद आता है हमारा कि हम किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, अगर पेशेंट को कोई रिएक्शन हो जाती है ट्रांसफ्यूज करते हुए या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसको सबसे पहले स्टॉप कर देंगे। नॉर्मल सलाइन से स्टॉप करने के बाद नॉर्मल सलाइन से उसको फ्लश करेंगे, फिजिशियन को बताएंगे कि ऐसे ऐसे रिएक्शन हुई है। फिर जो प्रिस्क्राइब की है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते होते हैं या एंटीहिस्टामिनिक्स में जो है इंजेक्शन एविल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में इंजेक्शन हाइड्रोकोट और इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन, आईवी जो है वो हम पेशेंट को देंगे। अगर पेशेंट को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन अगर पेशेंट को होती है, कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर होती है तो फिजिशियन ने जो प्रिस्क्राइब किया है, जनरली जो प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स में इंजेक्शन एविल देते हैं और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उसमें इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन या फिर इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन है वो पेशेंट को हम देते होते हैं। तो वो हम पेशेंट को देंगे जैसे ही फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने स्टॉप कर दिया है, फ्लश कर दिया है, फिजिशियन को बता दिया है। फिर जो ब्लड है विद ट्यूबिंग जो है एडवर्स ड्रग एडवर्स इवेंट फॉर्म हमारे पास होता है, एडवर्स इवेंट फॉर्म, एडवर्स इवेंट फॉर्म हमारे पास जो होता है उसको भर के हम ब्लड बैंक में ब्लड के साथ जो ट्यूबिंग्स हैं उनको साथ में भेज देंगे। ठीक है, ब्लड
के साथ ट्यूबिंग्स हमने साथ में भेजनी है, ट्यूबिंग्स हमने डिटैच करके ब्लड बैंक में नहीं भेजना। तो विद ट्यूबिंग्स, और जो फॉर्म होता है एडवर्स इवेंट का, हमारा एडवर्स ब्लड रिएक्शन का, वो फॉर्म फिल करके फिजिशियन के साइन करवा के हम ब्लड बैंक में सेंड कर देंगे। उसके बाद हम पेशेंट का जो ब्लड सैंपल्स हैं वो लेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे, और साथ में हमने क्या करना है, पेशेंट के जो वाइटल्स हैं वो भी हमने अर्जेंटली चेक करने हैं। इतना करने के बाद हम देखते होते हैं कि जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो किस टाइप की हमारी हुई है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है वो दो तरह की होती है, इमीडिएट रिएक्शन और डिलेड रिएक्शन। इमीडिएट रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, पेशेंट को चिल्स हो सकते हैं, पेशेंट को डायफोरेसिस हो सकती है, चेस्ट पेन, रैपिड थ्रेडी पल्स होएगी, डिज्निया, कफ होएगा, वीजिंग हो सकती है, साइनोसिस हो सकती है। ये इमीडिएट रिएक्शन में होता है। और डिलेड रिएक्शन में क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, माइल्ड जॉन्डिस हो सकता है, और जो हिमेटोक्रिट लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इमीडिएट और डिलेड रिएक्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। उसके बाद हमारी आती है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही हम ब्लड पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना स्टार्ट करते हैं, पेशेंट की पूरी बॉडी पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, पूरी बॉडी पे रेडनेस होनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन। तो सम टाइम ऐसा होता है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, ब्लड को स्टॉप कर देंगे, और पेशेंट को जो है वो एंटीहिस्टामिनिक और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है एविल डेक्सा जो हम लगाते हैं वो पेशेंट को लगा देंगे, और कुछ टाइम के लिए पेशेंट को जो है वो ब्लड है हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है हीमोलाइटिक रिएक्शन। जो हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है वो सीवियर रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। और हीमोलाइटिक रिएक्शन कब होती है, जब हम किसी पेशेंट को रॉन्ग ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, उसका ब्लड ग्रुप कुछ और था, हमने कोई और ग्रुप जो पेशेंट का है कोई और ही ग्रुप हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड द हीमोलाइटिक रिएक्शन। तो हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है। उसके बाद हमारी एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन है। ये सीवियर रिएक्शन होती है जो हीमोलाइटिक रिएक्शन और एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन है। लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन है। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन में क्या होता है, एकदम से पेशेंट डिज्निक हो जाता है, पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, पेशेंट को पल्स है, रैपिड पल्स हो जाएगी पेशेंट की, वीजिंग हो सकती है, साइनोसिस होगी, हाइपोटेंशन होगी, बीपी कम होगा पेशेंट का, पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। फिर हमारा आता है फेब्राइल रिएक्शन। फेब्राइल रिएक्शन में क्या होता है, जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो पेशेंट को क्या होता है, एकदम से टेम्परेचर पेशेंट का राइज हो जाता है, पेशेंट को फीवर हो जाता है। नॉर्मली ऐसा देखने में आता है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जो फेब्राइल रिएक्शन होती है वो कुछ पेशेंट्स को होती है, तो हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए जो ब्लड है वो स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हमारा है सेप्टिक रिएक्शन। सेप्टिक रिएक्शन कब होगी, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में चला गया है, और जो अंदर जाके उसने ब्लड में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर दिया है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सेप्टिक रिएक्शन। तो सेप्टिक रिएक्शन में क्या होगा, पेशेंट को कंटिन्यू फीवर होगा, चिल्स आएंगे पेशेंट को वॉमिटिंग होगी, पेशेंट को डायरिया होगा, पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी, और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ सेप्टिक रिएक्शन। कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जैसे कि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। अगर हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होएगी और सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा। पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड में जाके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। कुछ डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूज अगर हम करते हैं, जैसे कि HIV है, HCV है, HBsAg है। वैसे तो हम पहले जो ब्लड है की स्क्रीनिंग करते हैं ट्रांसफ्यूज करने से पहले, HHH के लिए स्क्रीनिंग होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो विंडो पीरियड में होते हैं कॉजिंग एजेंट, और बाद में डिजीज कॉज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, क्योंकि जो एंटीकोगुलेंट होता है ब्लड में, सिट्रेट होता है, एंटीकोगुलेंट हमने पढ़ा था, तो सिट्रेट क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड कर लेता है बॉडी के अंदर और किडनी के थ्रू उसको एक्सक्रेट कर देता है, तो जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में कम हो जाता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। उसके बाद हमारा आता है हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया में क्या होगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं हाइपरकैलीमिया के बारे में, कि जब हम स्टोर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसमें
जो आरबीसी होती है उनकी हीमोलाइसिस की वजह से क्या रिलीज होता है, पोटेशियम रिलीज होता है। जब आरबीसी हीमोलाइज होती है तो पोटेशियम रिलीज होता है, और स्टोर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से जो पोटेशियम का लेवल है वो एकदम से ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, रेज कर जाता है। तो पेशेंट को अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है तो क्या होगा, हाइपर कैलेमिया होगा। उसके बाद हमारा आता है कार्डिक डिसरिथमिया। ये कब होता है, जब हम बहुत ही चिल और कोल्ड ब्लड अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, पेशेंट को कार्डिक डिसरिथमिया होने का रिस्क रहता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड भी हो सकता है पेशेंट को, तो एंटीडोट देंगे आयरन का। डिफ्रोक्सामिन जो होता है एंटीडोट होता है आयरन का, तो हम एंटीडोट देंगे अगर आयरन ओवरलोड हो गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। तो ये हम पहले बता चुके हैं कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जो HB होता है वो 1% तक इंक्रीज होता है, और जो हिमेटोक्रिट होता है वो 2 to 3% तक इंक्रीज होता है अगर 1 यूनिट ब्लड हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1 यूनिट ब्लड अगर हम देंगे तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो जनरली 1% तक जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर से क्वेश्चन आता है, एंटीकोगुलेंट पूछते हैं। एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, प्रिजर्वेशन के बारे में पूछा जाता है कि आप प्रिजर्व कैसे करोगे, कितने टेम्परेचर पे आपने प्रिजर्व करना है, कितने दिन तक आप प्रिजर्व कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लिकेशन में इमीडिएट रिएक्शन के सिम्टम्स कौन से हैं, डिलेड रिएक्शन के सिम्टम्स कौन से हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होगी तो क्या सिम्टम्स होंगे पेशेंट को। तो इस तरह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके ऊपर भी कई बार जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो हमारी कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई भी रिएक्शन होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो एडवर्स इवेंट का जो परफॉर्मा है वो हम फील करेंगे, और जो एडवर्स इवेंट रिपोर्ट होती है वो पेशेंट की हम लिखेंगे अगर उसको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है या किसी भी तरह की ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो पेशेंट को होती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको टॉपिक। क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।